सुक्खू भाई 10 गारंटियां कित्थे पाई। जयराम ठाकुर ने लिए सुक्खू के मजे, निशाना भी साधा। जनसभा में आए लोग हंसते हंसते हुए लोटपोट। अपने बयानों को लेकर आजकल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर काफी चर्चा में रहते हैं। सरकार पर जमकर हमला बोल रहे जयराम ठाकुर आज चौपाल क्षेत्र में पहुंचकर सीएम सुक्खू की चुटकी लेने लगे, जिस पर आसपास के लोग ठहाके मारकर हंस रहे थे। दरअसल जयराम ठाकुर आज शिमला जिला के चौपाल क्षेत्र के कुपवी में जन सम्मेलन कर रहे थे, जिसमें जयराम ठाकुर ने जमकर सुक्खू पर हमला बोला। चुटकी लेने के अंदाज में बोल पड़े कि हर जिला के लोग अपनी अपनी भाषा में सीएम सुक्खू से पूछ रहे हैं कि आपकी 10 गारंटियां कहां हैं। आप सुनिए क्या बोल पड़े जयराम ठाकुर। हम कांगड़ा जाते हैं, ऊना जाते हैं, ऊना बोलते हैं वो सुक्खू भाई, वो पंजाबी में थोड़ा सा बोलते हैं ज्यादा, वो बोलते हैं कि सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने पाई। तो कांगड़ा पहुंचते हैं तो थोड़ी कांगड़ा की भाषा में बोलते हैं सुक्खू भाई 10 गारंटियां कुत्ती पाई। और मंडी पहुंचते हैं तो वो सुक्खू भाई 10 गारंटियां कैसी पाई। हमारी मंडियाली है ना। और जब कुल्लू पहुंचा तो बोला भी सुक्खू भाई 10 गारंटियां कौखे पाई। अलग अलग तरीके से सब लोगों ने तय कर दिया। वो आपके यहाँ पर मालूम है क्या बोलेंगे भाई? आपको बोलना चाहिए, अपनी भाषा में बोलना चाहिए। सुक्खू भाई 10 गारंटी कैसी पाई, पूछना चाहिए उनको भाई। जयराम इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने आगे प्रश्न करते हुए पूछा कि महिलाएं अभी भी 1500 का इंतजार कर रही हैं। इनके नेताओं द्वारा 1500 देने की बातें कही जाती थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार बनाई है। अब सरकार के एडवाइजर लोग नाटी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मजाकिया मूड में कांग्रेसी नेताओं की चुटकी लेते हुए जयराम ठाकुर ने आगे क्या कहा, जरा सुनिए। महिलाओं के बारे में तो कहा था कि हम आएंगे, सत्ता में आएंगे तो 1 जनवरी के बाद 1500 रुपए हर महिला के खाते में, हर महिला के खाते में, यही बोला था। 18 से 60 साल की आयु आए नहीं आए और आएंगे भी नहीं पाओ। अब उस बात को लेकर के तो अपने कुल्लू वाले भी तो अपनी भाषा में बोलते हैं। वहां के कुल्लू के नेता ने बोला वहां पर इलेक्शन से पहले वोट मांगते हुए कि भाई जितनी भी महिलाएं सबके खाते में बोलता है 1500 रुपए आएंगे 1 जनवरी के बाद। और क्या बोला उसने? 1 महिला हो देता 1500, 2 महिला हो देता 3000, 3 महिला हो दे तो 4500, 4 महिला हो दे तो 6000। क्या मजे देखे। अब हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो वो तुमने बोल रहा है भाई। जयराम ठाकुर ने 2 रुपए गोबर खरीदने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग गोबर को खेतों में ना डालिएगा, कांग्रेस के लोग खरीदने आ रहे हैं, आप उनको ही गोबर बेचिएगा। 80 रुपए लीटर दूध खरीदने को लेकर भी जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि मेरे हेलीकॉप्टर में जाने को लेकर कांग्रेसी हमलावर होते थे, अब खुद किस में सफर कर रहे हैं। सरकार के 6 महीने गुजर जाने की बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आप भी सुनिए पूरा भाषण। दे रखी, कहा कि हमने गोबर भी 2 रुपए के हिसाब से खरीदना है, 2 रुपए किलो के हिसाब से। और आपके भी यहां पर इस बार खेत में मत डालना भाई, रख लेना, सुक्खू भाई आने वाले 2 रुपए किलो के हिसाब से। और उसके बाद कहा कि भाई गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए। उसके लिए भी आ रहे हैं वो लेने के लिए। अभी हेलीकॉप्टर, मेरे को बोलते थे हेलीकॉप्टर में जाता हूं, अब अपने आप किस में जा रहे हैं क्या? अपने आप ही जाते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते हैं, जिसमें मैं जाता तो उसी में जाते हैं। अब टेंडर किया कि 1 हेलीकॉप्टर हमको बड़ा चाहिए, 1 छोटा चाहिए और 1 फिक्स विंग बड़ा चाहिए, जहाज चाहिए। अभी टेंडर
की प्रक्रिया उसमें चल रही है, सोच चल रही है, विचार चल रहा है। जब शोर पड़ गया तो सुक्खू भाई कहने लगे हम सोच रहे हैं कि अब लेंगे ही नहीं बोलते। हमने कहा कि भाई आप लो चाहे ना लो, लेकिन आप लोगों ने हमारी तो ऐसी तैसी करते रहे। आप बोल बोल के जयराम हेलीकॉप्टर में जाता था, सड़क से भी जाता था, पैदल भी जाता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सबसे ज्यादा अगर पहाड़ों पर चल करके किसी ने काम किया तो मैं यहां खड़ा हूं। हजारों किलोमीटर चला हूं पैदल, 12,000 की हाइट पर, 13,000 की हाइट पर हम चले। हमने ये पहाड़ सिर्फ देखे नहीं है, चढ़ाई भी चढ़ी है, उसकी उतराई भी उतरी है। इसलिए मत समझाइए हमको इस बात को। लेकिन फिर भी उसके बावजूद चलो राजनीति थी, उन्हें कहना था, कुछ कहना था तो कहते रहे, हम सुनते रहे। लेकिन आज मैं उन्हीं मित्रों को कहना चाहता हूं, कई लोग इस बात को लेकर के बहुत सारी चीजें कहते थे, आज मेहरबानी करके उनके बारे में भी थोड़ी टिप्पणी किया करो, जो हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भी चार्टर्ड प्लेन ले रहे हैं। मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक बार भी चार्टर्ड प्लेन नहीं किया मैंने दूसरी जगह जाने के लिए। मैं मांगता था, हरियाणा के मुख्यमंत्री को फोन करता था कि हमारा हेलीकॉप्टर ठीक नहीं है तो आप हमें दे दीजिए, वो दे देते थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हमने कहा कि आप हमारा चॉपर इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कहीं अगर जरूरी काम से जाना है तो वो हमारी मदद करते। लेकिन हमने किराए पर कभी भी जहाज नहीं लिया। किराए पर लेने का मतलब ये होता है कि वो बहुत महंगा होता है। चार्टर्ड प्लेन जिसको बोलते हैं वो बहुत महंगा होता है। इसलिए कहने के लिए बहुत सारी चीजों को कह सकते हो। आज हालात देखिए क्या किस प्रकार के हालात बन गए। आज हम सेब के इलाके में आप सबके बीच में यहां पर हैं, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, शोर डालते थे ये भाजपा सेब के विरोध में। अरे हम अपने गांव में अपने हाथों से सेब तोड़ने वाले लोगों में से हैं, सेब की कटिंग करने वाले लोगों में से हैं, खाद डालने वाले, तौलिया करने वाले और पेटी पीठ में डाल करके गाड़ी में डालने वाले लोगों में से हैं। लेकिन आज बोलिए मुझे, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि 2017 के बाद जो चीन का सेब भारत में आता था और हमको सेब का बहुत बड़ा कीमत का नुकसान होता था, उन्होंने कहा कि नहीं, चीन का सेब नहीं चाहिए, मेरे देश के अंदर सेब बहुत पैदा होता है, हम उससे ही गुजारा करेंगे और उसी को ही हम लोगों के बीच में जो है वो पहुंचाएंगे। और 2019 के बाद यही नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जिनने सेब के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा करके 75% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, नहीं तो वो भी हमारी मार्केट को तबाह करता था, सस्ता हो जाता था, हमको सस्ते भाव पर सेब बेचना पड़ता था। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक एक चीज को लेकर के सोचा। ये हिमाचल छोटा सा प्रदेश, 5,000 करोड़ रुपए की हमारी एप्पल की इकोनॉमी है। और आज मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने यह भी निर्णय किया है 50 रुपए किलो के हिसाब से नीचे जो सेब होगा उसको भारत में आयात नहीं किया जाएगा, उसको जो है भारत में नहीं खरीदेंगे। और इसका मतलब सीधा है कि हम सबका सेब ठीक तरह से बिकेगा। और एक बात मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूं, आपके यहां पर सीए स्टोर पराला में, खड़ा पत्थर में, और प्रोसेसिंग यूनिट 100 करोड़ की लागत से किसने शुरू किया और वो बन करके तैयार हुआ पड़ा है, लेकिन अभी तक उसको फंक्शनल ऑपरेशनल करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। 6 महीने हो गए। और MIS की बात अगर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 3.5 रुपए 1 किलो पर जो इंक्रीज हुई, जो आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी इंक्रीज है, वो भी मैं जरूर कहना चाहता हूं। और अभी कहा गया है कि 24 किलो के हिसाब से सारी जो पेटी का जिक्र किया जा रहा है, जो बॉक्स का जिक्र किया जा रहा है, जो उसको लेकर के इतना बड़ा कंफ्यूजन है बागवानों के बीच में, अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में स्पष्ट करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के हम बात कह सकते हैं। आज आरती छोड़ करके चले जा रहे हैं, नहीं तो आरती आजकल अपने आप बगीचों में घूमना शुरू कर देते थे।
और हमें कहते थे कि भाई आप सेब का अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपने कौन सा अच्छा किया, इस बात को लेकर के आप बताएं हमें। इसलिए भाई और बहनों, ये सारी चीजों को लेकर के बहुत लंबी बातें कही जाती है। कानून व्यवस्था की परिस्थिति आप देख रहे हैं। घटना घटित होती है चंबा में और हम आवाज उठाते हैं कि किसकी जांच होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शोर किस बात का डाला गया है। शोर नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे। एक नौजवान 25 साल का मनोहर अनुसूचित जाति के गरीब परिवार से सुबह निकलता है, शाम को घर नहीं पहुंच पाता है। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद उसकी तलाश शुरू होती है और तलाश शुरू होने के बाद तीसरे दिन उसकी लाश जाकर के एक बोरी में बंद 8 टुकड़ों में मिलती है। आप कल्पना करिए क्या परिस्थिति हमारे इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बन गई। कत्ल करने तक हम मानते हैं कि भी कत्ल जो है वो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रही है, लेकिन जिस आदमी का दिल तब भी नहीं भरा, उसकी कत्ल के बाद भी आरी से जो मशीन होती, क्या बोलते हैं उसको, कटर बोलते हैं, कटर से उसके शरीर के 8 टुकड़े कर दिए। यह सामान्य घटना नहीं है। मैंने और अध्यक्ष जी ने तय किया कि हम जाकर के परिवार के सदस्यों को मिलेंगे। मां बाप का एक ही बेटा था, बहनों की शादी हो गई है, परिवार में कमाने वाला एक ही लड़का था। हम मिलने के लिए निकले, लेकिन 60 किलोमीटर दूर, गांव से 60 किलोमीटर दूर हमारा रास्ता बंद कर दिया गया कि आप नहीं जा सकते। हमने कहा क्या गुनाह किया है कि आगे धारा 144 लगा दी गई है। हमने कहा धारा 144 लोगों के लिए लगाई है, लोगों की भीड़ नहीं लेके जा रहे हैं, हम गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं, हमें जाने दिया जाए। कहा कि नहीं जाएंगे। हम धरने पर बैठ के हमने वही कहा कि आप अपनी सरकार में ऊपर दोबारा बात करके देख लीजिए एक बार। ऊपर बात हुई, फिर यही आया कि नहीं जाने देना है। और ये हिमाचल के इतिहास में यह पहली घटना है जब विपक्ष के नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को, पार्टी के अध्यक्ष को किसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जो जा रहे हैं उनको भी उनको जाने से रोक दिया गया। हमने कहा इसकी जांच एनआईए के माध्यम से होनी चाहिए। और कितना गैर जिम्मेदाराना जवाब सरकार की ओर से आता है कि जयराम ठाकुर जो है उनकी सरकार दिल्ली में है, वो उनसे बात करे। भैया आप किस बात के लिए? प्रदेश में हत्या हुई है, जघन्य हत्या हुई है, और उसके बावजूद हमको जो कहना होगा हम तो कहेंगे, लेकिन दायित्व तो किसका बनता है? जो वर्तमान सरकार है, सरकार के मुखिया, उनका जिम्मा बनता है कि सारी विषय की जांच जो है किस एजेंसी के माध्यम से करनी चाहिए। लेकिन विचित्र तो तब लगा जब मुख्यमंत्री ने सरकार बनने के बाद घोषणा कर दी। पहले कहा कि कितना बोला, 97%, 97% हिंदुओं के प्रदेश में कांग्रेस जीती है। क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदूवादी पार्टी को हराया है। आखिर क्या संदेश? ऐसी बातों से हिम्मत हौसला बढ़ता है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्वयं अपने आप क्या बोला है इस बात को उनको समझना चाहिए, और उसका अर्थ क्या निकल रहा है इस बात को भी लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हमने कहा एनआईए के माध्यम से जांच होनी चाहिए। इसलिए जांच होनी चाहिए क्योंकि उसकी गतिविधियां संदिग्ध है। और पिछले कल हमने इस बात को भी देखा कि उसी की कम्युनिटी के लोगों ने निर्णय किया कि हम बाइकआउट करेंगे, सोशल बाइकआउट करेंगे उस परिवार का, उनके रिश्तेदारों का, उनके लोगों का। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ठीक नहीं था। अब वही लोग बोल रहे हैं अगर इसमें हमने बोला तो क्या गुनाह किया? ये लोकतंत्र है, जो हमने बोलना है हम अपने हिसाब से बोले। जो लोगों की आवाज है उस आवाज को हम दफा नहीं कर सकते, उस आवाज को हम उठाएंगे, निश्चित रूप से उठाएंगे। लेकिन घटना एक नहीं, अभी शिमला की एक लाश और मिली कुछ दिन पहले,
इससे पहले सिरमौर की शिलाई की 1 लाश और मिल गई। हर रोज घटना हमें समझाया जाता था कानून व्यवस्था, लेकिन आज की तारीख में क्या है? डायरेक्टर जनरल पुलिस छुट्टी पर गए हैं, वो तो निजी कारण से गए होंगे, लेकिन अभी तक 10 दिन होने को है, अभी तक जो है डीजीपी का चार्ज किस अधिकारी को है ये अभी तक दिया नहीं गया। ये है व्यवस्था परिवर्तन, ये है सुखों की सरकार। और जहां सरकार की उनकी बातें हैं, उन बातों को लेकर के हम बहुत ज्यादा बोलेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। आप बहुत लंबे समय से बैठे हैं, इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम के लिए, विशेष तौर से इस आयोजन के लिए दूर दराज के इलाके में यहाँ पर भाई बिट्टू भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने परिश्रम करके इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। और बहुत सारे साथी हमारे जो दूसरी विधानसभा क्षेत्र से जो कुछ पहुंचे, जो कोटखाई वाले तो पहुंच गए, लेकिन कुछ रास्ते में जब रास्ता ही बंद हो गया तो आने में कठिनाई हुई, तो उसमें कोई बात नहीं, हम आने वाले समय में अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। लेकिन मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 9 वर्ष का ये कार्यकाल, जिस कार्यकाल को हम सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के नाम से हम बोलते हैं, ये हमारा जिम्मा, हम लोगों तक उनकी योजना को पहुंचाएं। और जो लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ में हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जो पिछला इतिहास जो चल रहा है, जो 10 वर्ष पहले से चल रहा है, 2014 से 2024 में भी उसी इतिहास को दोहराएंगे। 2014 में हम 4 सीटें जीते थे और 2019 में 4 तो जीते थे, लेकिन हिमाचल के इतिहास में पहली बार 68 की 68 विधानसभा क्षेत्र में हमने लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल की थी। और भाई सुरेश जी यहां से 3,27,000 वोटों से जीत करके संसद में पहुंचे थे। और 2024 का जब दौर आएगा, आप इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद देंगे। भाई सुरेश जी आपके बीच में मेहनत कर रहे हैं, हर वक्त पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी काम करते रहे और आज भी एक सांसद के नाते आपके सारे मुद्दों को लेकर के बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात को लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर हर वक्त उठाते रहे। हम सब लोग मिल करके काम करेंगे और जीत भाजपा की होगी। और यही मैं कहना चाहता हूं कि 4 चाहिए, ऑल बटा ऑल चाहिए, जिसको बोलते हैं ना ऑल बटा ऑल। हमारे कार्यकर्ता था, उसका बड़ा बुजुर्ग आदमी था, तो उसका आदत थी बोलने की। तो आदत क्या थी बोलने की? तो हुक्का पीते थे, हुक्का पर वो बिठाते थे लोगों को, ऐसे गांव के लोगों को बुलाओ, इधर आओ, तुम बैठो बच्चे, देखो बोलता है एक चक्कर मारेंगे तो वोट पड़ेंगे ऑल बटा ऑल। अच्छे आदमी थे, अब रहे नहीं दुनिया में, लेकिन अब उन्हें मालूम था कि मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी भावना उनकी। और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 4 पहले भी जीती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछली बार 4 आपने इसलिए जीती क्योंकि सरकार आपकी थी, और हम उनको याद कराना चाहते हैं 2014 में भी हमने 4 जीती थी, तब हमारी सरकार नहीं थी, यहां पर वीरभद्र सिंह जी थे। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि 2014 में वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह जी चुनाव लड़ी थी मंडी लोकसभा से, वो भी चुनाव हार गई थी। तो इसलिए सरकार का मतलब ये नहीं है कि तुम ही जीतोगे, सरकार का मतलब ये है कि हम जीतेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। और आने वाले समय में देश की जरूरत नरेंद्र भाई मोदी है, और मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए हम सब लोगों ने मेहनत करनी है। जो अभियान का जिक्र डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने यहाँ पर किया, उसको हम सब लोग पूरा करेंगे। इतनी बात कहते हुए डॉक्टर अनिल जैन का एक बार फिर से आप सबकी ओर से अभिनंदन, स्वागत। और बाकी बातों को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, थोड़े गप्पे मारते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और साथ में जो नाटी डाल रहे हैं, मेरे को बोलते थे जयराम को जहां भी जाता नाटी डालता है, तो आजकल वो भी उनने तो नाटी से पहले मैं कहा सीख तो ले भाई, नाटी सारी नाटी बिगाड़ दी पूरे प्रदेश की। नाटी तो धोरी नाचनी चाहिए ना ठीक तरह से, कदम से तो मिलना चाहिए, वो कदम नहीं मिल रहा है।
बाजा कहीं लगा हुआ है, किस तरफ जा रहा है वो नाटी का पांव किस तरफ जा रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। नाटी नाटी नाचने तो दो ही नाचो, तो हमारी तरह नाचो दो, स्टेप के साथ स्टेप बनाओ और ऐसे प्रदेश की नाटी को खराब नहीं होने देंगे, ठीक करेंगे इसको। इतनी बात कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।